स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टेक्सटाइल में क्या है कि हम लोग एम्ब्रॉयडरी पढ़ रहे थे ना, तो काफी जगह की हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने कहाँ की, पंजाब की फुलकारी, और क्या कि कहाँ की, और हम लोगों ने पढ़ी पंजाब की फुलकारी पढ़ी, और लखनऊ की चिकनकारी, बंगाल की काथा और राजस्थान की कुछ कढ़ाइयाँ पढ़ी। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी कढ़ाइयों को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग का ये जो क्या है कढ़ाई है, ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। हम लोग को अब क्या पढ़ना है, मणिपुर का। मणिपुर का, इसमें जो हम मणिपुर का पढ़ेंगे, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे रत्नों की भूमि के नाम से जानते हैं। मणिपुर को किस नाम से जानते हैं, रत्नों की भूमि, रत्नों की भूमि के नाम से जानते हैं। मणिपुर को रत्नों की भूमि के नाम से जानते हैं। इसे जौहरी भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जौहरी भूमि भी, जौहरी भूमि भी इसे कहते हैं, रत्नों की भूमि भी कहते हैं और जौहरी भूमि भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या काम होते हैं, तो यहाँ पर मोती, नग और किसके, सनमाइका वगैरह से यहाँ पर कढ़ाई की जाती है। ये मतलब ज्यादातर मात्रा में ये पाए जाते हैं, इसीलिए इन सब चीजों का कढ़ाई में यूज किया जाता है। सनमाइका ये सब क्या होते हैं, ये सब पाए जाते हैं, और इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, रत्नों की भूमि के नाम से जानते हैं, या जौहरी भूमि भी कहा जाता है। और इसमें देखेंगे कि मणिपुर की डिजाइन जो है, मणिपुर की डिजाइन में जो आप देखेंगे ना, तो ज्यादातर उसमें मतलब रत्न वगैरह जड़े होते हैं। उसमें डिजाइनें बहुत कम होती हैं। अगर डिजाइन आप देखेंगे भी तो उसमें क्या है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं। क्या होती हैं कि मणिपुर में की डिजाइन में लाइनें जो है, सीधी लाइनें कम, टेढ़ी मतलब बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन में होती है ना, सीधी कम, और क्या होती है, मणिपुर की डिजाइन में टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। और क्या होता है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, और किस रंग का यूज होता है, तो गहरे रंग का यूज होता है। और मणिपुर में क्या होता है, मणिपुर में क्या, अभला भारत कढ़ाई की जाती है। अभला भारत कढ़ाई की जाती है मणिपुर में। और इसमें क्या होता है, इस अभला भारत कढ़ाई में, इसमें किसका काम होता है, शीशे का काम होता है। तो अभला भारत कढ़ाई आप देखेंगे, जो मणिपुर की कढ़ाई देखेंगे, उसमें क्या होता है कि ये आप डिजाइन देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो इसमें लेस लगा है, कुछ इस तरीके से क्या है कढ़ाई होती है। बीच में क्या रहेगा, शीशा रहेगा, और किनारे क्या होते हैं कि उसको मतलब क्या है कि धागे से उसको मतलब पैक कर देते हैं, उसको कह सकते हैं कि उसको अच्छे से टक कर देते हैं कि जिससे वो निकले ना। तो ये क्या है, यहाँ पर मणिपुर को रत्नों की भूमि के नाम से जानते हैं, जौहरी भूमि कहते हैं, और यहाँ पर मोती, नग, सनमाइका वगैरह पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ की कढ़ाई में ये चीजें यूज की जाती हैं। मणिपुर की डिजाइन जो है, उसमें डिजाइनें जो होती है, वो जो लाइन यूज की जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी यूज की जाती है। और इसमें रंग जो होते हैं, वो गहरे रंग यानी डार्क कलर का यूज किया जाता है। मणिपुर में अभला भारत कढ़ाई की जाती है। ये अभला भारत कढ़ाई में किसका काम होता है, शीशे का काम होता है। तो पहला क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अभला भारत कढ़ाई कहाँ की है, मणिपुर की है, किसका काम होता है, तो शीशे का काम होता है। ये आप लोगों ने समझा। अच्छा, फेनिक क्या है, फेनिक ये क्या है, ये मणिपुर में लुंगी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब जिसे लुंगी होती है, वहां पर मणिपुर में क्या बोलते हैं, फेनिक बोलते हैं, लुंगी, या क्या बोलते हैं, सारन बोलते हैं। तो फेनिक बोलते हैं, फेनिक मणिपुर में लुंगी या सारन को बोलते हैं। और क्या है, कुमी क्या है, कुमी क्या है, स्कर्ट को मणिपुर में क्या कहते हैं, कुमी कहते हैं। स्कर्ट को
मणिपुर में कुमी कहा जाता है। स्कर्ट को मणिपुर में कुमी कहा जाता है। तो हमने क्या समझा, मणिपुर को रत्नों की भूमि के नाम से जानते हैं, जौहरी भूमि कहते हैं। यहाँ पर मोती, नग, सनमाइका, ये सब चीजें क्या होती है, पाई जाती हैं। मणिपुर को की डिजाइन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें यूज होती हैं। मणिपुर की डिजाइन में गहरे रंग का यूज होता है। अबला भारत कढ़ाई मणिपुर में होती है। यानी अबला भारत कढ़ाई कहाँ की है, तो मणिपुर की है। शीशे का काम होता है इसमें अबला भारत कढ़ाई में। फेनिक क्या होती है, मणिपुर में जो लुंगी होती है उसको क्या बोलते हैं, फेनिक बोलते हैं। यहाँ मतलब जो लुंगी होते हैं, जो लुंगी जो वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं, मणिपुर में फेनिक बोलते हैं। कुमी, कुमी किसको बोलते हैं, तो स्कर्ट को बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे मणिपुर की पगड़ी को क्या बोलेंगे, तो मणिपुर की पगड़ी को टर्बन बोलते हैं। मणिपुर की पगड़ी को टर्बन बोलते हैं। ये सफेद रंग की होती है ना, टर्बन, टर्बन ये मणिपुर की पगड़ी है। मणिपुर की पगड़ी है किस रंग की, तो सफेद रंग की, सफेद रंग की। तो ये मणिपुर की पगड़ी है, सफेद रंग की, टर्बन है। और क्या देखेंगे, अकोबी। अकोबी, अकोबी क्या है, इसका अर्थ क्या होता है कि गोलीदार डिजाइन। इस तरीके से ये गोला गोला करके डिजाइन बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं, इसका अर्थ गोलीदार डिजाइन। इसका अर्थ क्या होता है, गोलीदार डिजाइन। जो गोले गोले सर्कल में करके डिजाइन बनाई जाती है उसको बोलते हैं क्या, कि मतलब अकोबी बोलते हैं। आगे देखते हैं, इनाफी। अब ये इनाफी क्या है, तो इनाफी जो होता है यह क्या होता है, यह दुपट्टा होता है। यह दुपट्टा, दुपट्टा कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर का दुपट्टा होता है जो महिलाओं द्वारा क्या पहना जाता है, इनाफी। इनाफी क्या है, मणिपुर का दुपट्टा है। अकोबी क्या है, स्कर्ट है ना, मणिपुर का दुपट्टा है। और अकोबी क्या है, सॉरी क्या है, अकोबी गोलीदार डिजाइन है। अकोबी क्या थी, गोलीदार डिजाइन। अकोबी गोलीदार डिजाइन, दार डिजाइन, डिजाइन। और क्या है कि मणिपुर की पगड़ी को टर्बन बोलते हैं। और हमने क्या समझा, कुमी। कुमी क्या बोलते हैं, स्कर्ट। मणिपुर की जो मतलब स्कर्ट होते हैं उसको बोलते हैं कुमी। और क्या है, इनाफी हमने देखा, यह क्या है, दुपट्टा है मणिपुर का। और क्या हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे, बजारा पोशाक। बजारा पोशाक। अब ये बजारा पोशाक क्या है, बजारा पोशाक क्या है, इस पोशाक में, इस पोशाक में ब्लाउज को क्या कहते हैं, बजारा। ये बजारा एक पोशाक है, मतलब पूरा क्या है, कपड़े का सेट है। तो इस पोशाक में ब्लाउज को क्या बोलते हैं, कांचली। कांचली, इस पोशाक में ब्लाउज को कांचली। स्कर्ट को फेटिया कहते हैं। स्कर्ट को फेटिया कहते हैं। तो ब्लाउज को कांचली बोलते हैं, स्कर्ट को फेटिया बोलते हैं बजारा पोशाक में। तो ये हम लोगों ने क्या है, मणिपुर का देखा कि कहां पर क्या बोलते हैं, ये मणिपुर का था। आगे हम लोग देखेंगे कि मतलब कौन कौन से कपड़े होते हैं वहां के फेमस, क्या किसको कहा जाता है। अब आगे क्या हम लोग देखेंगे, राजस्थान का। और जब आप राजस्थान की पढ़ेंगे ना, तो राजस्थान की कढ़ाई जो है वो काफी हद तक किससे, गुजरात से जो है, सॉरी किसको पढ़ेंगे, गुजरात को पढ़ेंगे। लेकिन जब गुजरात की कढ़ाई को पढ़ेंगे तो ये काफी हद तक राजस्थान से मिलती है। काफी हद तक का मतलब क्या आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा क्या है, ये वहां से मिलती जुलती है। जैसा कि एक चीज क्या है हम लोगों ने देखा है, और हम लोग क्या है इसको पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि राजस्थान की जो टाई एंड डाई है, इसको क्या है, पीच डाई। पीच डाई मतलब क्या है, पीच डाई बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कपड़े को कलर किया जाता है। जहां पर कपड़े को रंगते हैं उसको पीच डाई क्लॉथ बोलते हैं, और कपड़े को रंगते हैं तो टाई एंड डाई बनती है। लेकिन जब गुजरात की पटोला को बनाते हैं तो उसमें यार्न को रंगते हैं, यानी यार्न डाई उसको करते हैं।
तो यानी धागे को क्या करते हैं, रंग कर, और ये बहुत ही बहुत ही कठिन काम होता है, बहुत ही जटिल काम होता है धागे को रंग कर कढ़ाई करना। तो पटोला जो है, पटोला में धागे को रंग कर कढ़ाई की जाती है, पटोला बनाया जाता है, और क्या है, बांधनी में यानी टाई एंड डाई में कपड़े को रंगते हैं। तो ये हम लोगों ने दोनों क्या अंतर समझे हैं, राजस्थान और गुजरात को हम लोगों ने कई बार समझा है। अब हम लोग क्या गुजरात को पढ़ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग गुजरात के को देखते हैं कि गुजरात में क्या है, कि गुजरात जो है गुजरात में एक समुदाय है। वो समुदाय क्या है, गुजरात का एक समुदाय है, वो समुदाय का नाम क्या है, काथी है। काथी क्या है, समुदाय है, समुदाय है। यही लोग कढ़ाई का काम करते थे, यही लोग, यही जो ये समुदाय है, यही लोग क्या काम करते थे, कढ़ाई का काम करते थे, कढ़ाई का काम करते थे। तो गुजरात में एक समुदाय है, वो है काथी, और काथी लोग ही क्या काम करते थे, कढ़ाई का काम करते थे। और ये शिव जी और गणेश जी को कपड़े पर क्या करते थे, काटते थे। किसको, शिव जी को, शिव जी को, और किसको, गणेश जी को, गणेश जी को कपड़े पर काटते थे। मतलब हम लोगों ने क्या समझा कि गुजरात का एक समुदाय है क्या, काथी, और यही लोग, जो काथी समुदाय था, यही लोग क्या है, कढ़ाई का काम करते थे। और यही क्या है, ये लोग कढ़ाई का काम करते थे, तो क्या करते थे कि शिव जी और गणेश जी को क्या करते थे, कपड़े पर काटते थे। और इसी को क्या बोलते हैं, पछती पत्ती कहा जाता है। इसी को पछती पत्ती कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में समझा। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे, गुजरात की कढ़ाई को। गुजरात की कढ़ाई में 3 देखेंगे, एक सिंध है, कच्छ है, और कौन की, सिंध, कच्छ, और क्या है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, ये 3 कढ़ाई को देखेंगे, सिंध है, कच्छ है, और सौराष्ट्र है। चलिए पहले सिंध से शुरुआत करते हैं। यह क्या है, यह पंजाब, यह पंजाब के रफ्फू टाके और कच्छ का टाका, और कच्छ के टाके से बनाई जाती है, से बनाई जाती है। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर पर क्या है, बाड़मेर में वहां के क्या है, नमूने उपयोग किए जाते हैं। शीशा, कांच, पत्थर का यूज होता है। तो इतना हम लोगों ने देखा कि सिंध कढ़ाई में क्या है, यह पंजाब के रफ्फू टाके और कच्छ के टाके से बनाई जाती है। कौन, सिंध कढ़ाई की जाती है। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में वहां के नमूने, मतलब वहां की जो राजस्थान की जैसलमेर में और इसके की और बाड़मेर में वहां के जो नमूने उपयोग किए जाते हैं, वो यहाँ पर भी सिंध कढ़ाई में उपयोग किए जाते हैं। शीशा, कांच, पत्थर, इन सब का क्या होता है कि यूज किया जाता है। ये क्या हो गई, सिंध की कढ़ाई। अब हम लोग देखेंगे कच्छ की कढ़ाई। तो आप लोगों ने समझा ना, बहुत अच्छे से समझा होगा। इतना, ये क्या है, गुजरात की बात हो रही है। काथी क्या है, काथी एक समुदाय है ना, जो कि कढ़ाई का काम करते थे। और ये लोग क्या काटते थे कपड़े पर, कि गणेश भगवान की और किसकी, शंकर भगवान की, शिव जी की क्या है कि प्रतिमा को काटते थे। और इसी को क्या बोलते हैं, पछती पत्ती कहा जाता है। और गुजरात में 3 प्रकार की कढ़ाई होती है, सिंध, कच्छ और सौराष्ट्र। सिंध की बात करेंगे तो यह पंजाब के रफ्फू टाके से और कच्छ के टाके से बनाई जाती है। राजस्थान की जैसलमेर और बाड़मेर में जो वहां के नमूने यूज किए जाते थे, वही यहाँ पर भी यूज होते हैं। क्या क्या यूज होते हैं, शीशा, कांच, पत्थर का यूज किया जाता है। अब आगे देखेंगे, दूसरे नंबर पर कच्छ की बात करते हैं। यह कढ़ाई जो है, इस
इस कढ़ाई की शुरुआत किसने? शुरुआत सिंध, इस कढ़ाई की शुरुआत सिंध के मुस्लिम फकीर ने की थी, फकीर ने की थी। और ये कढ़ाई की शुरुआत किसने की थी? सिंध के मुस्लिम फकीर ने की थी। इसी ने, यही जो मुस्लिम फकीर थे, जिन्होंने क्या किया था? मोची को ये कढ़ाई सिखाई थी, मोची को कढ़ाई सिखाई थी। और इस कढ़ाई में आप देखेंगे क्या लगे होते हैं? तो छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? कांच लगे होते हैं। और इसमें क्या होती है? कच्छ में क्या होती है? कई जातियां होती हैं, और इसमें कई जातियां होती हैं जो कच्छ कढ़ाई के प्रतिनिधित्व करते हैं। कच्छ में कई जातियां होती हैं, इसमें कच्छ कढ़ाई में, इसमें क्या होते हैं? कच्छ में कई जातियां आपको देखने को मिलेंगी जो इस कच्छ कढ़ाई को प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन से हैं? कि क्या है? आहार, अब ये जातियां ही हैं, आहार, मोची ना, और क्या? खारी, कास्कार, कांदी, ये सब क्या है? ये सब जातियां हैं। ये क्या है? काथी क्या है? समुदाय है। ये सब आहार, मोची, कांदी, खारी, कास्कार, ये सब क्या है? जातियां हैं। तो ये कच्छ की कढ़ाई की बात थी। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे सौराष्ट्र की बात करते हैं। अच्छा, कच्छ की कढ़ाई को बनाने के तरीके को भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे? सौराष्ट्र जो है ये गुजरात के कानबी जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। तो ये सौराष्ट्र जो है ये गुजरात के कानबी जनजातियों द्वारा बनाया जाता है, और इसीलिए इसे कानबी कढ़ाई कहते हैं। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? कानबी के नाम से, कानबी कढ़ाई। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? कानबी कढ़ाई कहते हैं। इसमें प्राकृतिक स्रोत के नमूने बने होते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? ये हम लोगों ने सौराष्ट्र को देखा, ये गुजरात के कानबी जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। देखिए, एक कांकी समुदाय अलग है, ये कानबी जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए इसे कानबी कढ़ाई कहते हैं। सौराष्ट्र को किस नाम से जानते हैं? सौराष्ट्र कढ़ाई को तो कानबी कढ़ाई के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक स्रोत के नमूने इसमें बने होते हैं। अब हम लोग देखेंगे काथिया। काथिया क्या है? काथिया तोरण है। काथिया ये क्या है? तोरण बनता है, इसमें तोरण बनता है। अब ये तोरण क्या है? जो दरवाजे पर आप देखेंगे इस तरीके से लटकाया जाता है ना, ऐसे ऐसे, मतलब ये दरवाजा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लटकता हुआ रहता है। ये क्या है? मतलब बहुत अलग अलग डिजाइन लटकता है। तो ये क्या है कि ये काथिया क्या है? ये इसमें तोरण बनता है चौकोर आकार का। किस आकार का? तो चौकोर आकार का रुमाल बनाने के लिए काथिया कढ़ाई की जाती है। काथिया कढ़ाई की जाती है, या काथिया कढ़ाई का यूज करते हैं। इसमें कि काथिया कढ़ाई में तो उसमें ये क्या है? एक प्रकार का तोरण है। इससे क्या होता है? इसमें तोरण बनता है इस कढ़ाई से। आगे हम लोग देखते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ जो होता है यह पंजाब की फुलकारी से मिलती जुलती है। इसमें भी कांच वर्क लगा होता है। काठियावाड़ क्या है? काठियावाड़ ये पंजाब की फुलकारी से मिलती जुलती है। इसमें क्या लगा होता है? इसमें भी शीशा लगा होता है। शीशा, या आप बोल सकते हैं कांच। इसमें भी कांच लगा होता है।
इसमें क्या होता है, कांच लगा होता है। काठियावाड़ पंजाब की फुलकारी से मिलती जुलती है, इसमें क्या लगा होता है, कांच लगा होता है। तो ये हम लोगों ने गुजरात की कढ़ाई को देखा, और हम लोगों ने मणिपुर में कौन कौन से पोशाक होते हैं, वहां पर क्या क्या बोले जाते हैं, दुपट्टा को क्या बोला जाता है और स्कर्ट को क्या बोलते हैं, तो ब्लाउज को वहां पर क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों ने देखा। लुंगी को क्या बोलते हैं, तो फेनिक जो है वो लुंगी होती है। क्या होती है, फेनिक लुंगी होती है। और वहां पर मणिपुर में अबला भारत, कौन सी कढ़ाई हम लोगों ने देखा, अबला भारत कढ़ाई, जिसमें क्या होता है कि ये जिससे शीशा है, शीशे का काम होता है, बीच में शीशा रहेगा, इसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके इसको कपड़े पर टक किया रहता है। अबला भारत कढ़ाई ये मणिपुर की है। मणिपुर के बीच में क्या लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। तो इसको हम लोगों ने समझा, अबला भारत कढ़ाई क्या है, फेनिक क्या है, कुमी क्या है, तो मणिपुर की क्या है, स्कर्ट। स्कर्ट को क्या है, स्कर्ट को क्या बोलते हैं, कुमी बोलते हैं। और मणिपुर में पगड़ी को क्या बोलते हैं, तो टर्बन बोलते हैं, टर्बन। अकोबी क्या है, इसका अर्थ होता है, अकोबी का गोलीदार डिजाइन बनाना, गोलीदार डिजाइन बनाना। तो हम लोगों ने हम लोगों ने क्या, मणिपुर को जाना, और हम लोगों ने गुजरात की कढ़ाई, गुजरात में किससे हम लोगों ने क्या समझा कि सिंध की कढ़ाई, कच्छ की कढ़ाई, और किसकी, और हम लोगों ने ये काठियावाड़ को भी समझा और सौराष्ट्र को समझा ना। इतना हम लोगों ने, ये क्या है, कढ़ाई का चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या कुछ वस्त्र के बारे में जानेंगे, जो कि वस्त्र कहाँ कहाँ पर क्या फेमस होते हैं, उनको हम लोगों को समझना। तो अब हम लोग क्या समझेंगे कि कपड़े को समझेंगे, और हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले राजस्थान से करते हैं। चलिए, राजस्थान में हम लोगों ने कढ़ाई को समझा था, अब वहीं पर स्टार्ट करते हैं राजस्थान की कढ़ाई को, क्या है कि कपड़े को। तो वहां पर पहले हम लोग बंधेज को समझेंगे। ये बंधेज जो है, बंधेज क्या है, बंधेज कौन सा शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान, तो ये कैसा शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा का शब्द है, किससे लिया गया है, तो बंध से लिया गया है, और बंध का अर्थ होता है बांधना। तो बंधेज जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जो किससे लिया गया है, बंध से, और बंध का अर्थ होता है बांधना ना। तो हम लोगों ने क्या समझा, संस्कृत भाषा का शब्द बंधेज है, जिसका अर्थ क्या होता है, बंध शब्द से बना है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है, संस्कृत भाषा के बंध शब्द से ना, बंध शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बांधना। बंध का अर्थ क्या होता है, बांधना। और इसमें क्या होता है कि इसी को टाई एंड डाई बोलते हैं। बंधेज को क्या बोलते हैं, टाई एंड डाई। बंधेज को क्या बोलेंगे, टाई एंड डाई बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसको बांधनी बोलते हैं, और इसी को टाई एंड डाई को चुनारिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुनारिस। अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो हमने क्या समझा कि बंधेज जो है ये संस्कृत भाषा के बंध शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बांधना। इतना तो आप लोगों ने समझा होगा। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि इसका अर्थ हो गया बांधना, इसे ही टाई एंड डाई कहते हैं। रंगीन, इसमें क्या होता है, रंगाई में क्या करते हैं कि कपड़े को रंगते हैं, जिसकी वजह से इसमें रंगाई के लिए किसको रंगेंगे, कपड़े को रंगते हैं। इसीलिए इसे यानी क्या कहा जाता है, पीस डाई कहते हैं। क्या कहते हैं कि पीस डाई क्या है, ये पीस डाई का प्रकार है। ये क्या है, किसका प्रकार है, पीस डाई का प्रकार है। और इसे क्या बोलते हैं, इसी को बांधनी ना। और क्या बोलते हैं, चुनारिस कहते हैं। तो ये हम लोगों ने इतना समझा। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि बंधेज जापान में भी होती है। वहां पर क्या होता है, जब बंधेज जो है ये इंपॉर्टेंट है, बंधेज जापान में भी होती है। वहां पर बंधेज को क्या बोलेंगे, बंधेज को सिबोरी कहते हैं। तो बंधेज को जापान में क्या कहते हैं, सिबोरी कहते हैं। बंधेज को जापान में सिबोरी कहते हैं। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बंधेज को क्या कहते हैं, जापान में सिबोरी कहते हैं। और बात करेंगे तमिलनाडु में,
तमिलनाडु के मदुरई में बंधेज को सुंगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंगड़ी कहते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में बंधेज को क्या कहते हैं? सुंगड़ी कहा जाता है। आगे देखते हैं ये कैसे बनते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को कलर करना है। तो सबसे पहले किस कलर का कपड़ा लेंगे? सफेद रंग का। सर्वप्रथम क्या करेंगे? सफेद रंग का कपड़ा लेंगे। पहले इसको हटाते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या समझा, पहले इसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने यही समझा कि राजस्थान के बंधेज ये संस्कृत भाषा के बंध शब्द से लिया गया है। बंध का अर्थ होता है बांधना, यानी बांध की कढ़ाई की जाती है, कपड़े पर कढ़ाई की जाती है। इसी वजह से क्या है, इसको पीस डाई का प्रकार कहते हैं, यानी पीस डाई बोलते हैं, और इसी को बांधनी कहते हैं। बंधेज जो है जापान में बंधेज को क्या बोलते हैं? बंधेज को बोलते हैं क्या बोलते हैं? शिवोरी बोलते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में इसे सुंगड़ी के नाम से जाना जाता है। अब ये बंधेज बनता कैसे है? ये बनाना बहुत आसान है। बहुत लोग क्या है घर पे भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे। सफेद रंग का कपड़ा लेंगे, फिर उस कपड़े पर जिस तरीके की डिजाइन बनानी है उस तरीके का नमूने अंकित करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले नंबर पर सफेद रंग का कपड़ा लेते हैं। फिर कपड़े पर नमूने अंकित करते हैं। तो सबसे पहले सफेद रंग का कपड़ा लेते हैं, फिर कपड़े पर जिस तरीके की डिजाइन बनानी होती है उस तरीके के नमूने अंकित करते हैं। फिर जैसा नमूना बनाया है उसी पर क्या करते हैं? नमूने पर ही गांठ बांध देते हैं। फिर कलर डालकर, मतलब किसी बाल्टी में, बर्तन में क्या करते हैं? बर्तन में कलर डालकर उसे क्या करते हैं कि कपड़े को डीप कर देते हैं। कलर डालकर पहले, इसको भी करने के लिए क्या करेंगे? पहले हल्के कलर से करेंगे, उसके बाद डार्क कलर से करेंगे। पहले किस कलर से करेंगे? हल्के रंग से। उसके बाद बर्तन में कलर डालकर पहले हल्के रंग में, फिर क्या है डार्क कलर में डाल देते हैं। उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। तो डालकर थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो आप लोग जरूर से अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि बर्तन में कलर डालकर पहले हल्के कलर में, फिर डार्क कलर में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या है कि कपड़े को निकाल कर सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसके बाद क्या है, गांठ को खोल देते हैं। ये क्या है? ये राजस्थान में कैसे बंधेज बनती है तो ये हम लोगों ने समझा। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? सफेद रंग का कपड़ा ले रहे हैं। तो अब जानते ही हैं कपड़े पर जो होती है कि बहुत अच्छे से सफेद रंग के कपड़े पर कलर बहुत अच्छा चढ़ता है। और ये क्या है कि सफेद रंग का कपड़ा लेते हैं, फिर उस पर नमूने अंकित करते हैं। जिस तरीके की डिजाइन बनानी होती है नमूने पर ही क्या करते हैं? गांठ बांध देते हैं धागे से। और उसके बाद क्या है, उसके बाद बर्तन में कलर डालकर पहले हल्के कलर से, फिर उसके बाद डार्क कलर से उसको थोड़ी देर के लिए डार्क कलर में छोड़ देते हैं। फिर कपड़े को निकाल कर सुखा देते हैं। सूखने के बाद कपड़े के गांठ को क्या करते हैं? खोल देते हैं। ये आपका क्या है? बंधेज बनकर तैयार हो गया। तमिलनाडु के मदुरई में इसको क्या बोलते हैं? तो सुंगड़ी बोलते हैं ना। ये आप लोग जरूर याद करिएगा। उसके बाद क्या है? लहरिया। अब लहरिया में देखेंगे, ये भी क्या है? ये भी इसमें आप देखेंगे तो ये राजस्थान में बहुत पॉपुलर है। लहरिया साड़ी राजस्थान में, लहरिया राजस्थान की है और ये बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या पूरी साड़ी में आप ऐसे देखेंगे, ऐसे इस तरीके से डिजाइन बनी होती है। तो लहरिया जो है ये राजस्थान की है और वहां पर पूरी क्या है? साड़ी में ऐसी बनी होती है। और कौन कौन सी होती है? तो लड्डू जलेबी है। और क्या है कि डूगर शाही है। और क्या है कि अंबा दल है और बसंत बिहार, चंद्रकला और क्या है कि खोमबी। ये सब
ये सब क्या है, बंधेज में बनाई जाती है, बंधेज में बनाई जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि बंधेज में कौन कौन सी डिजाइनें बनती हैं। तो बंधेज में जो है ये लहरिया, लड्डू जलेबी, डूगर शाही, अंबा दल, बसंत विहार, चंद्रकला, खोबी, ये सब क्या है, बसंत विहार, ये सब क्या है, किसमें बनती है, बंधेज में बनती है। आगे हम लोग देखते हैं कि बंधेज में ये सब बनाई थी। बंधेज के लिए इसकी जब उसमें गांठ बांधते हैं तो किस धागे की जरूरत पड़ती है, तो बंधेज के लिए सूती धागे की जरूरत पड़ती है। सूती धागे की जरूरत पड़ती है। तो बंधेज के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सूती धागे की। सबसे महीन बंधेज, सबसे महीन बंधेज कौन सी है, सबसे महीन बंधेज शेखावट। तो सबसे महीन बंधेज शेखावट। समझा कि राजस्थान लहरी, इस राजस्थान की बंधेज में जो बंधेज है वहां पर कौन से, मतलब उसमें क्या है, कौन सी बंधेज में कढ़ाई होती है, तो लहरिया भी बनती है। लहरिया ऐसे होती है, लड्डू जलेबी, डूगर शाही, अंबा दल, बसंत विहार, चंद्रकला, खोदी, ये सब क्या है, बंधेज बनाई जाती है। बंधेज के लिए सूती धागे की जरूरत पड़ती है। सबसे महीन बंधेज शेखावट है। तो ये हम लोगों ने इतना समझा। अब हम लोग गुजरात के पटोला को देख रहे हैं। गुजरात की पटोला देखते हैं। पटोला कहाँ की, गुजरात की। और गुजरात की जो एकदम सही पटोला आप देखेंगे, जो वो क्या है, वो बहुत ही महंगी होती है और बहुत समय लग जाता है गुजरात की पटोला बनाने में। ये भी रंग और डिजाइनों, ये भी रंग और डिजाइनों की वजह से जानी जाती है, की वजह से जानी जाती है। ये भी रंग और डिजाइनों की वजह से क्या होती है, कि जानी जाती है। और पटोला किस भाषा का शब्द है, तो ये भी जो है, ये भी संस्कृत भाषा का के किससे, पट्टाकुला से बना है, जिसका अर्थ क्या है, रेशमी कपड़ा है। और उसमें हम लोग राजस्थान की बांधनी बना रहे थे, तो उसमें हम लोग कपड़ा रंग रहे थे। पटोला बनाने के लिए धागा रंगा जाता है। पटोला बनाने के लिए क्या रंगते हैं, धागा रंगते हैं। तो पटोला बनाने के लिए क्या रंगते हैं, धागा रंगा जाता है पटोला बनाने के लिए। और बंधेज में कपड़ा रंगा जाता है। आप यहीं पर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें पटोला गुजरात के काठियावाड़ के पट्टन में बनाया जाता है। पट्टन में बनाया जाता है। तो पटोला गुजरात के काठियावाड़ के पट्टन में बनाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले हल्का रंग लेंगे, हल्के रंग में, फिर क्या है कि गाढ़े रंग में रंगते हैं, गाढ़े रंग में रंगते हैं। उसके बाद क्या है, पटोला को भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, अब चलिए इसको देखते हैं कि जो अलग अलग जगहों पर पटोला को किस नाम से जानते हैं। तो क्या देखेंगे कि पटोला को आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली, तो पटोला को
आंध्र प्रदेश में किस नाम से? पोचमपल्ली। पटोला को आंध्र प्रदेश में किस नाम से? पोचमपल्ली के नाम से। और क्या है कि उड़ीसा में ईकत के नाम से, ईकत के नाम से जानते हैं। पटोला को आंध्र प्रदेश में, पोचमपल्ली उड़ीसा में ईकत के नाम से जाना जाता है। ईकत में या तो देखिए ताना या तो बाना रंगते हैं। ईकत में क्या करते हैं? ईकत में या तो ताना या बाना रंगते हैं। और पटोला में ताना बाना दोनों रंगते हैं। तो पटोला में ताना बाना दोनों रंगते हैं। और ईकत में क्या करते हैं कि या तो ताना रंगेंगे या तो बाना रंगेंगे। तो इतना हम लोगों ने देखा। पटोला में क्या करते हैं? ताना बाना दोनों रंगते हैं। उड़ीसा, अब बात कर रहे हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में पिपरी क्या है? पिपरी एक गांव है जहां पर एप्लीक यह होता है। उड़ीसा में पिपरी गांव है जहां पर क्या होता है? एप्लीक वर्क किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा पटोला के बारे में? चलिए एक बार देखते हैं। पटोला को आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में ईकत के नाम से जानते हैं। जब ईकत बनाते हैं तो या तो ताना रंगते हैं या तो बाना रंगेंगे। अब ताना बाना को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये ताना है जिसको बोलते हैं वार्प, ये क्या है? वेफ्ट है जिसको बोलते हैं बाना। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे ना। तो ताना बाना रंगते हैं, या तो ताना रंगेंगे या तो बाना रंगेंगे। और बात करेंगे कि अब पटोला की, तो ताना बाना दोनों रंगा जाता है। उड़ीसा में पिपरी गांव है जहां पर क्या होता है? एप्लीक क्या है? वर्क किया जाता है। पटोला में कई सारी डिजाइनें होती हैं, उसको देखेंगे। पटोला में कई सारे डिजाइनें होती हैं। तो पहला क्या है? नारी कुंजन भट्ट। दूसरे नंबर पर क्या है कि पान भट्ट। तो हम लोगों ने क्या समझा? नारी कुंजन भट्ट, पान भट्ट, रतन चौक। और क्या होता है? ये सब पटोला में डिजाइन बन रही है। पान भट्ट, रतन चौक और क्या? औखार भट्ट। पांचवें नंबर पर क्या है कि पहले हम लोग इतना समझते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले नारी कुंजन भट्ट। नारी कुंजन भट्ट में कौन सी डिजाइन बनती है? इसमें नारी कुंजन भट्ट में क्या है? नृत्य करती हुई महिला बनती है। नृत्य करती हुई महिला बनाई जाती हैं। तो नारी कुंजन भट्ट में नृत्य करती हुई महिला। पान भट्ट की बात करेंगे तो पान भट्ट में क्या बनता है कि पान भट्ट में पीपल का पत्ता या पान का पत्ता, पीपल या पान का पत्ता बनाया जाता है। रतन चौक की बात करेंगे तो रतन चौक में इस तरीके से डिजाइन बनती है। ये रतन चौक की हो गई। औखार भट्ट में अखरोट की डिजाइन, अखरोट की डिजाइन औखार भट्ट में इस तरीके से। फुलवाड़ी भट्ट की बात करेंगे तो फुलवाड़ी भट्ट की बात करेंगे तो फूल की डिजाइन बनती है, फूल की डिजाइन बनती है। और छठे नंबर पर बात करेंगे किसकी? छावरी भट्ट। इसमें टोकरी की डिजाइन बनती है। आगे देखेंगे सातवें नंबर पर तो चौखड़ी भट्ट। और इसमें क्या बनता है? इस चौखड़ी भट्ट में चौखट बनता है। यानी क्या है? डबल चौखट, इस तरीके से।
डबल चौखट बनता है। चलिए एक बार फिर समझते हैं कि पटोला में कई सारी डिजाइनें बनती हैं। इसको हम लोगों ने तो समझा ही कि नारी कुंजन भट्ट, ये सब देखिए, ये सब जरूर नाम याद रखिएगा। नारी कुंजन भट्ट में नृत्य करती हुई महिला बनती है। पान भट्ट में पीपल पान का पत्ता बनता है। रतन चौक में इस तरीके से डिजाइन बनती है। औखार भट्ट में अखरोट की डिजाइन बनती है। फुलवारी भट्ट में फूल की डिजाइन बनती है। छावरी भट्ट में टोकरी की डिजाइन बनती है। चौखाड़ी भट्ट में चौखट बनता है या डबल चौखट, इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये पूरे किसमें बनते हैं? पटोला में बनते हैं। अब हम लोगों ने गुजरात का देखा, पटोला कहाँ का देखा? राजस्थान का। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जगह है। पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जगह है। उसका नाम क्या है कि एक जगह है जहां पर चंदेरी ना, एक जगह है चंदेरी, और चंदेरी जो है वहीं पर चंदेरी साड़ी बनती है। चंदेरी साड़ी बनती है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जगह है चंदेरी, वहीं पर चंदेरी साड़ी बनती है। यह क्या है? यह कॉटन पर किस पर? सिल्क और क्या है? कॉटी सिल्क भी हो सकती है। यह कॉटन पर हो सकती है, सिल्क पर हो सकती है और कॉटी सिल्क पर भी हो सकती है। कॉटी सिल्क पर भी हो सकती है। यह किस पर? कॉटन पर भी की जा सकती है, सिल्क पर की जा सकती है, कॉटी सिल्क पर भी की जा सकती है चंदेरी। तो इसमें हम लोगों ने समझा कॉटन पर, सिल्क पर, कॉटी सिल्क पर की जा सकती है। चंदेरी साड़ी को क्या कहते हैं कि गर्म रेशमी के नाम से जानते हैं। चंदेरी साड़ी को रेशमी के नाम से जानते हैं। तो चंदेरी साड़ी को किस नाम से जानते हैं ये हमने देखा। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसका उपयोग महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। यह कितने मीटर की होती है? तो यह जो है 9 मीटर की होती है। तो ये कितनी मीटर की होती है? 9 मीटर की। इस साड़ी का बॉर्डर और क्या? पल्लू सिल्क से बना होता है। सिल्क से बना होता है। इस साड़ी का बॉर्डर पल्लू सिल्क से बना होता है। इस साड़ी के बॉर्डर पल्लू को मोटा करने के लिए दोहरे धागे का यूज किया जाता है। इस साड़ी के बॉर्डर पल्लू को मोटा करने के लिए दोहरे धागे का यूज किया जाता है। तो इस धागे को मतलब क्या है? इस साड़ी का मतलब इस साड़ी का बॉर्डर पल्लू जो है किससे बना होता है? सिल्क से बना होता है। इस साड़ी क्या है? इस साड़ी के बॉर्डर पल्लू को मोटा करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो दोहरे धागे का यूज करते हैं। इस साड़ी को मतलब 2 तरह के प्रभाव से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि चंदेरी सिल्क साड़ी जो है वो सिल्क से बनती है और क्या होती है कि ठंडक प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ठंडक प्रदान करती है। आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने मध्य प्रदेश का देखा। अब हम लोग कहाँ का देखेंगे? अब हम लोग हैदराबाद की पीताम्बरी साड़ी, ये कहाँ की है?
हैदराबाद की पीतांबरी साड़ी क्या है? यह संस्कृत शब्द के पीतांबर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पीला कपड़ा। पीला कपड़ा। तो यह संस्कृत शब्द के पीतांबर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि पीला कपड़ा। यह साड़ी जो है किस रंग की होती है? यह साड़ी गाढ़े रंग की होती है। तो यह साड़ी किस रंग की होती है? यह साड़ी गाढ़े रंग की होती है। हैदराबाद की पैठणी, हैदराबाद की पैठणी ना, हैदराबाद की पैठणी क्या है कि जगह पर यह साड़ी बनती है, जगह पर यह साड़ी बनती है। तो हैदराबाद की पैठणी जगह पर क्या होती है? यह साड़ी जो है पीतांबरी साड़ी बनाई जाती है। यह संस्कृत भाषा के किससे? यह संस्कृत भाषा के पीतांबर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पीला कपड़ा। यह साड़ी जो है गाढ़े रंग की होती है और हैदराबाद की पैठणी जगह पर यह साड़ी जो है वो बनती है। और इसमें क्या होता है कि पीतांबरी साड़ी का बॉर्डर, पीतांबरी साड़ी का बॉर्डर, पल्लू क्या होता है? अलग से साड़ी में जोड़ा जाता है, अलग से साड़ी में जोड़ा जाता है। तो पीतांबरी साड़ी का बॉर्डर, पल्लू क्या करते हैं? साड़ी में अलग से जोड़ते हैं। इस साड़ी में प्राकृतिक नमूने बनते हैं, इस साड़ी में प्राकृतिक नमूने बनते हैं। और पीतांबरी साड़ी को पैठणी के नाम से भी जानते हैं। पैठणी स्थान पर बनने की वजह से क्या होते हैं कि पीतांबरी साड़ी को पैठणी के नाम से जानते हैं। ये बात हो गई कहाँ की? पीतांबरी साड़ी की बात है। और कहाँ की है पीतांबरी साड़ी? हैदराबाद की ना। चंदेरी साड़ी कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे बालूचरी। बालूचरी साड़ी कहाँ की है? मुर्शिदाबाद की। कहाँ की है? मुर्शिदाबाद की। बालूचरी साड़ी ये कहाँ की है? मुर्शिदाबाद। तो इसको देखते हैं कि मुर्शिदाबाद में बालूचर जगह पर, बालूचर क्या है? ये जगह पर बालूचरी साड़ी बनती है या बनाई जाती है। और क्या है? ये अब क्या है? अप्रचलित हो गई है। ये अब चलन में नहीं है, अप्रचलित है। बालूचरी साड़ी जो है अब चलन में नहीं है, अप्रचलित है। इस साड़ी में क्या है? मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे किसका प्रभाव देखने को मिलेगा? मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है। मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है इस साड़ी में। और क्या देखेंगे? इसमें क्या बनी होती है? तो फूल तोड़ती हुई बेगम। इसमें क्या बनती है? फूल तोड़ती हुई बेगम का चित्र बना होता है। बागवानी में टहलती बेगम, बागवानी में टहलती बेगम। डिजाइनें क्या होती हैं? बनी होती हैं। छोटे छोटे बूटे भी यहाँ पर डिजाइनों में बने होते हैं। तो ये क्या है? बालूचरी कहाँ की है? मुर्शिदाबाद की है। बालूचरी बनाने में पूरे कितना? 1 सप्ताह। बालूचरी बनाने में कितना? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह का वक्त लग जाता है, और 2 लोग
दो लोग क्या है मिलकर इसको बनाते हैं, मिलकर भी इसको बनाते हैं। तो बालूचरी बनाने में 1 सप्ताह का वक्त लग जाता है। दो लोग मिलकर इसको बनाते हैं। और क्या देखेंगे कि नवाब इसकी शुरुआत किसने की थी, किसने इसको शुरू किया था बनाना, तो नवाब मुर्शिद अली। नवाब मुर्शिद कौन? नवाब मुर्शिद अली। नवाब मुर्शिद अली खान ने कितने 18वीं सदी में बालूचरी, नवाब मुर्शिद अली खान ने 18वीं सदी में बालूचरी साड़ी को, बालूचरी साड़ी को क्या किया था कि साड़ी की कला को ढाका से मुर्शिदाबाद ले आए। मुर्शिदाबाद ले आए। तो हमने क्या समझा कि ये पूरा बालूचरी कहाँ की है? मुर्शिदाबाद की है। पीताम्बरी कहाँ की है? तो पीताम्बरी साड़ी जो है वो हैदराबाद की थी। पीताम्बरी साड़ी कहाँ की थी? हैदराबाद की थी। और यहाँ पर क्या है कि पीताम्बरी साड़ी में बॉर्डर क्या है और पल्लू जो है वो अलग से उसमें जोड़े जाते हैं। आप पीताम्बरी साड़ी देखेंगे उसमें क्या है, बॉर्डर को और पल्लू को अलग से उसमें ऐड किया जाता है, वहां पर क्या है सिलाई कर दी जाती है। और ये बालूचरी साड़ी है, ये कहाँ की? मुर्शिदाबाद की। बालूचरी जगह पर बालूचरी साड़ी बनती है और प्रचलित हो गई है ये। इसमें ये सब दृश्य बने होते हैं, फूल तोड़ती बेगम और बागवानी में टहलती बेगम, मतलब खेलने वाला क्या होता है कि इस तरीके से दृश्य बना होता है। बालूचरी बनाने में पूरे कितने 1 सप्ताह के वक्त लग जाता है और दो लोग भी मिलकर इसको बना लेते हैं। और क्या होता है, इसको किसने शुरुआत किया था, किसको कौन यहाँ पर लेके आया था, कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में। तो नवाब मुर्शिद अली खान ने 18वीं सदी में बालूचरी साड़ी को कहाँ से लेके आए थे? तो ढाका से मुर्शिदाबाद, उसकी कला को ढाका से मुर्शिदाबाद ले आए थे। तो ये आप लोगों का जो है कुछ कपड़ों के बारे में हम लोगों ने देखा, काफी कढ़ाइयाँ देखी, ये आप लोगों का समाप्त होता है। और भी अभी कुछ और बचे हैं ना, और भी कुछ कपड़े वगैरह बचे हैं, तो उसको जो है एक क्लास में, ये 2 क्लास में और खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो है वो टेक्सटाइल मुश्किल से 2-4 दिन और चलेगा, उसके बाद आपका टेक्सटाइल भी समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, साथ में आप लोग भी मेहनत करिए और कुछ जरूर से आप लोग बताया करिए कि आपको क्लास कैसा लगता है, जिससे हमें भी समझ में आए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।